नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 13 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 13 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 13 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 13 अगस्त सन 1642 को डच खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ह्यूंगेस ने मंगल के दक्षिणी ध्रुव की चोटी का पता लगाया था। 13 अगस्त सन 1645 को स्वीडन और डेनमार्क ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। 13 अगस्त 1892 को अमेरिकी समाचार पत्र एफ्रो अमेरिकन का बाल्टीमोर से प्रकाशन शुरू हुआ था। 13 अगस्त 1898 को जॉर्ज डेवी के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया था। 13 अगस्त सन 1913 को इंग्लैंड के हैरी ब्रेयली सेफील्ड ने स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। 13 अगस्त 1951 को भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी। 13 अगस्त सन 1956 को लोकसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग विधेयक पारित हुआ था दोस्तों। 13 अगस्त 1960 को अफ्रीका फ्रांस के कब्जे से स्वतंत्र हुआ था। 13 अगस्त 1993 को वॉशिंगटन में इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 13 अगस्त 1999 को लेखिका तस्लीमा नसरीन की नई पुस्तक आमार मेबिला यानी कि मेरा बचपन पर बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। 13 अगस्त सन 2008 को विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहां की दो प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया था दोस्तों। तो ये थी 13 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, वित्त मंत्री ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। लॉन्च किया गया नया प्लेटफॉर्म एनआईपी नए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजना की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। इस मंच को आत्मनिर्भर भारत की दिशा की ओर एक कदम माना जा रहा है। यह पीपीपी परियोजनाओं के लिए निवेशकों को आकर्षित करेगा और अपडेट परियोजना जानकारी के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड परियोजनाओं की तैयारी में सुधार, निवेश, घरेलू और विदेशी दोनों में निवेश को बुनियादी ढांचे में आकर्षित करेगा और भारत निवेश ग्रेड आईआईजी पर होस्ट किया जाएगा। आईआईजी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वैश्विक निवेशक समुदाय को देश में अद्यतन और वास्तविक समय के निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एनआईपी दोनों आर्थिक के साथ साथ सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी कवर करेगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बेलारूस के छठी बार राष्ट्रपति बन गए हैं कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो वो बेलारूस के छठी बार राष्ट्रपति चुनाव उन्होंने जीत लिया है। तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल कर लगातार छठा कार्यकाल जीत लिया है। इन चुनावों में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी पूर्व अंग्रेजी शिक्षक स्वेतलाना तचनोस्काया को केवल 9.9% वोट मिले हैं। तो बेलारूस के छठे बार जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब वो बने हैं बेलारूस के राष्ट्रपति। तो ये रहा दोस्तों मैप में बेलारूस। बात करें बेलारूस की तो आधिकारिक रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, जिसे पहले
जब ये रूस के अधीन था, इसे ब्योलारेशिया नाम से जाना जाता था। हालांकि यह नाम अब बेलारूस में रूसी भाषा में भी काम में नहीं लिया जाता। पूर्वी यूरोप का स्थल युद्ध देश है। बेलारूस की सीमा उत्तर पूर्व में रूस से, दक्षिण में यूक्रेन से, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया एवं लातविया से लगती हैं। इसकी राजधानी और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मिन्स्क है। इसके 2,07,600 वर्ग किलोमीटर का 40% से अधिक भाग वन है। इसका सबसे प्रबल आर्थिक क्षेत्र सेवा उद्योग और विनिर्माण है। 20वीं सदी तक वर्तमान बेलारूस की भूमि को विभिन्न देशों ने अधिग्रहित किया, जिसमें प्रिंसिपलिटी ऑफ पोलोत्स्क, ग्रेट डची ऑफ लिथुआनिया, पोलिस लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल और रूसी साम्राज्य शामिल हैं। तो यह है दोस्तों बेलारूस का ध्वज और यह है बेलारूस का राष्ट्रीय चिन्ह। बेलारूस की राजधानी है दोस्तों मिन्स्क, और मिन्स्क की वहां का सबसे बड़ा नगर भी है। बेलारूस की राष्ट्रभाषा है बेलारूसी या रूसी, और वहां की राष्ट्रभाषा है बेलारूसी। और बेलारूस की जो मुद्रा है दोस्तों वो है बेलारूसी रूबल, और बेलारूस के जो निवासी होते हैं उन्हें कहा जाता है बेलारूसी। और यहाँ की जो सरकार का प्रकार है वो है राष्ट्रपति गणतंत्र संसदीय प्रणाली, और वहां के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 6वीं बार वहां के राष्ट्रपति बने हैं। और वहां के प्रधानमंत्री बने हैं दिमित्री रूमास। कौन है दोस्तों? दिमित्री रूमास। और वहां का जो विधानमंडल है उसे बोला जाता है राष्ट्रीय संसद, जिसके उच्च सदन को बोला जाता है गणराज्य की परिषद, और निम्न सदन को बोला जाता है प्रतिनिधि सभा। सोवियत संघ से बेलारूस को स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों, जिसकी घोषणा हुई थी 27 जुलाई 1990 को, और बेलारूस की स्थापना हुई थी 25 अगस्त 1991 को, और बेलारूस को अपना पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश सरकार ने यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। तो बोस्टन समूह ने विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अंतर्गत राज्य में स्थापित की जाने वाली नई आईटी कंपनी से आईटी क्षेत्र में 250 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस केंद्र के कर्मचारियों को R&D में लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाया जाएगा। अब बोस्टन ग्रुप के साथ किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने समझौता। तो ये रहा दोस्तों मैप में आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर अमरावती है। भारत की सभी राज्यों में सबसे लंबा जो समुद्र तट जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है, जो 1600 किलोमीटर है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का समुद्र तट पड़ता है, जो कितना है 972 किलोमीटर। हैदराबाद को केवल 10 साल के लिए राजधानी नियुक्त किया गया था। अब वहां की जो राजधानी है दोस्तों वो अमरावती शहर है। तो 10 साल तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अब वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? अमरावती, और वहां का सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम, और वहां की राजभाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन। और वहां के मुख्यमंत्री हैं येदुगुरु सेंदंटी जगनमोहन रेड्डी या YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के विधानमंडल में विधान परिषद में 58 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश के राज्यसभा के लिए 11 सीटें और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं दोस्तों। और आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रूस ने कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है। तो कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? रूस। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है।
कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी और ये कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षा यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करती है। हालांकि देश और विदेश के कई वैज्ञानिकों ने चरण 3 परीक्षणों से पहले वैक्सीन को पंजीकृत करने के विकल्प पर सवाल उठाए थे, जो आमतौर पर कई महीनों तक और हजारों व्यक्तियों पर किया जाता है। तो रूस कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है। ये रहा दोस्तों मैप में रूस। और बात करें रूस की, तो रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। कुल 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। आकार की दृष्टि से यह भारत से 5 गुना से भी अधिक है। इतना विशाल देश होने के बाद भी रूस की जनसंख्या विश्व में 7वें स्थान पर है, जिसके कारण रूस का जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे कम है। रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में बसी हुई है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है मॉस्को और रूस की जो मुख्य भाषा या राजभाषा है वो है रूसी। रूस के साथ जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं यदि बात करें उनकी, तो वो हैं नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। यह है दोस्तों रूस का ध्वज और यह है वहां का कुल चिन्ह। रूस की जो कैपिटल है मॉस्को और मॉस्को ही रूस का सबसे बड़ा नगर है। वहां की राजभाषा है रूसी और वहां की जो सरकार का प्रकार है वो है अर्ध राष्ट्रपतीय महासंघ और वहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। कौन है दोस्तों? दिमित्री मेदवेदेव। और वहां का जो विधानमंडल है उसे बोला जाता है संघीय परिषद, जिसके उच्च सदन को बोला जाता है संघीय परिषद और निम्न सदन को बोला जाता है सीनेट ड्यूमा। और रूस की जो मुद्रा है दोस्तों वो है रूबल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया। तो कृषि मेघ का उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये है दोस्तों केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसके साथ ही साथ मंत्री ने उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों के लिए केवीसी एल्यूनेट कृषि विश्वविद्यालय छात्र पूर्व छात्र नेटवर्क और ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली का भी शुभारंभ किया है। कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यह कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के समग्र उद्देश्यों के साथ राष्ट्र में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगा। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसका शुभारंभ किया है? कृषि मेघ का। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मैक्स वर्स्टेपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जो रेस होती है वो जीत ली है। तो रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है। इसमें मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मर्सिडीज एक अन्य रेसर वॉल्टरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। 2012 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल की पहली जीत है। तो मैक्स वर्स्टेपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 12 अगस्त को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया है? 12 अगस्त को। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन युवाओं को एक साथ लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अगस्त को। बात करें 12 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम की, तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की जो थीम रखी गई है दोस्तों वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या है दोस्तों? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यह विषय उन तरीकों को उजागर करता है जिनमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं की व्यस्तता राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को समृद्ध कर रही है। साथ ही यह भी सिखाती है कि औपचारिक संस्थागत राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व और जुड़ाव को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बात करें
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इतिहास की तो महासभा ने 1999 में युवाओं के लिए आयोजित जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन जो लिस्बन में 8 से 12 अगस्त 1998 को मनाया गया था द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। यह दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया जो जागरूकता प्रतीक है और युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के एक सेट पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी जिनका निधन हो गया है। तो प्रख्यात उर्दू शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे जिन्हें मुन्ना भाई MBBS 2003 के एम बोले और इश्क 1997 के नींद चुराई मेरी जैसे गीत के बोल लिखने के लिए जाना जाता है। बात करें पिछले वीडियो के क्वेश्चन की तो हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, हाल में किस राष्ट्र ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों मॉरिशस। तो जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है और इसके सही आंसर देने वाले के नाम है डी शॉ, सुजीत मंडल, साक्षी आर्या। अब बात करें हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की तो हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन है 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त या 12 अगस्त। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो दोस्तों एवरी संडे 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए रिविजनिंग प्लेटफॉर्म लेकर आता है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स पर आधारित एक क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें हम आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो पूरे वीक के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप संडे को 11 बजे उस क्विज का हिस्सा जरूर बनिएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।